नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जीव विज्ञान। दोस्तों, जो ग्रुप डी है, आरआरबी ग्रुप डी, उसका नोटिफिकेशन आ गया है कि जो एग्ज़ाम होनी है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होंगी और 16 जनवरी तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। दोस्तों, हमारे पास समय रह गया कम, एग्ज़ाम हमारी नज़दीक आ गई है, तो इस कम समय में हमें ज़्यादा बड़े सिलेबस की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन ज़्यादा बड़ा सिलेबस लेके बैठेंगे तो अपन जो चीज़ पढ़नी चाहिए वो भी अपन छोड़ देंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ छोटा सा सिलेबस, जिसमें अपन पूरी बायोलॉजी को एक साथ कवर करेंगे। दूसरा, हम फिर फिजिक्स को करेंगे और फिर केमिस्ट्री को कवर करेंगे। बायोलॉजी में दोस्तों मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ विथ पिक्चर, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग 4 से 5 क्लासों में अपन पूरी बायोलॉजी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? देखो दोस्तों, जीव विज्ञान अर्थात जिसमें जीवों का अध्ययन होता हो, ठीक है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में अपन कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? बायोलॉजी। यानी बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जीवित जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। यह विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। ये मौलिक जीवन प्रक्रियाएं शामिल हैं। अब देखो, अगर कोई जीव है या कोई जीवित है तो दोस्तों उसकी लाइफ में जो कॉमन जो प्रक्रियाएं होंगी वो क्या क्या होंगी? देखो, वो भोजन भी करेगा, वो श्वास भी लेगा, प्रजनन भी करेगा, गति करेगा, पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया भी करेगा और वृद्धि और विकास भी होगा उसका, अगर कोई एक्चुअल में जीव है तो। जीव विज्ञान में अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीवों की संरचना और उनके कार्य का, वंशानुक्रम का, व्यवहार का और अनुकूलन का। ठीक है दोस्तों? तो ये चीजें हमें समझ में आई। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें ये क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि जीव विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसमें ऊपर बताए गए सभी पहलू शामिल हैं। जीव विज्ञान के विषय को मुख्य रूप से 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों? जीव विज्ञान को 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक तो हो गया वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी के नाम से जाना जाता है। इसमें अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। और एक हो गया हमारे पास प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, जिसे हम जानवरों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान को यानी जीव विज्ञान को 2 प्रकार से विभाजित किया गया, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों की कई उपशाखाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक जीव विज्ञान के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र का निर्माण करती है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। दोस्तों, हमें इस चीज को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना होगा दोनों। ठीक है दोस्तों? यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। यानी अपन कह सकते हैं कि जो प्राणी विज्ञान है यानी जूलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु हैं, और वनस्पति यानी जो बॉटनी के फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है दोस्तों? यहां तक अपन ने समझा। अब हमारे पास आता है टॉपिक की कोशिका, सेल, यानी कोशिका क्या होती है, इसके बारे में अपन फर्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कोशिका कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी मेन बात इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है दोस्तों।
हमारे बॉडी का पार्ट अगर किसी से मिलकर बना है तो वो क्या है? कोशिका। रॉबर्ट हुक वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज करी। दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, कि जो कोशिका की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट हुक ने वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज करी। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका जीवाणु में पाई जाती है, जिसका माप होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका जीवाणु में पाई जाती है जिसकी माप होती है 0.1 से 0.5 मीटर। एंटोनी वॉन लेeuwenhoek यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, जो बिल्कुल बारीकी के विज्ञान जीव होते हैं। अब जैसे यहाँ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का मतलब है कि अपन आंखों से लगभग लगभग देख ही नहीं सकते। तो ऐसे जीवों का जो खोज करी वो किसने करी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। और जीवित कोशिका लगभग 1674 में, यानी यहां जो रॉबर्ट हुक ने करी वो मृत कोशिका की खोज करी थी, लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज करी वो कौन था? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जिसने 1674 में करी थी। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शत्रुमुर्ग का अंडा है, जिसका आकार लगभग 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर होता है, यानी लंबाई चौड़ाई उसकी दे रखी है, यानी 170 से 130 मिलीमीटर का उसका आकार होता है। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शत्रुमुर्ग का अंडा। फिर बात आती है अमीबा। अमीबा भोजन को एंडोसाइटोसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, जिसमें वह अपने चारों ओर से कणों को निगल लेता है। यानी मेन बात क्या होता है? अमीबा, अमीबा के बारे में बताया गया है कि अमीबा भोजन कैसे करता है। तो एंडोसाइटोसिस नामक जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये क्या करता है? भोजन लेता है। अब दोस्तों अपन कोशिका के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोशिका की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं देखी अपन ने, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो कोशिका में क्या क्या चीज़ें हैं ये अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो देखो यहाँ ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्तों। ये साइटोप्लाज्म होता है, जो एक द्रव होता है, ये भरा हुआ है ना, ये वाला, ये जो है ये वाला है, ये वाला, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ये है जो, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर यहाँ अगर बात करते हैं न्यूक्लियस, यानी ये केंद्रक है। तो अपन को पता ध्यान रखना है कि कोशिका में क्या क्या होता है। एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है दोस्तों, एक होता है साइटोप्लाज्म होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एक न्यूक्लियस यानी केंद्र होता है, उसी में डीएनए होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर ही डीएनए होता है, ठीक है। फिर यह आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये भी दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुदरी, दो प्रकार की होती है। फिर इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है, और राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, और गोल्जी काय भी पाया जाता है। ये क्या है? गोल्जी काय, ठीक है दोस्तों। तो अपन ये कह सकते हैं कि बाकी जो कोशिका में पार्ट्स हैं वो तो अलग अलग पाए जाते हैं, पर जो डीएनए होगा ना वो केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको कोशिका के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से मैंने डायग्राम में बता दिया है, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन लेते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कोशिकाओं के प्रकार हैं। अब देखो यहाँ क्या है ये मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कोशिका के बारे में अपन ने देखा, अब कोशिका के प्रकार के बारे में अपन देखते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिका बेसिकली दो प्रकार की होती है, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, जिसे अपन प्रारंभिक कोशिका के नाम से जानते हैं। यानी ज़्यादातर आपके एग्जाम में यही नाम आएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी जिसे जटिल कोशिका के नाम से जानते हैं,
ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब था इसका केंद्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता। यानी सीधी सी बात यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक शायद शायद नहीं होता, और यूकैरियोटिक जो कोशिका इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नाभिकीय झिल्ली से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? नाभिकीय झिल्ली से घिरा रहता है। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर ही तो केंद्रक है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नाभिकीय झिल्ली से घिरा रहता है। यह एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, इसमें क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें? बैक्टीरिया में और नील हरा शैवाल। फिर यहां तक उदाहरण, बैक्टीरिया और नील हरा शैवाल को छोड़कर सभी जीवों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यानी अब तो हम कह सकते हैं ना कि बैक्टीरिया और नीला हरा शैवाल जो होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया और नीला हरा शैवाल होता है उसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, एकल वृत्ताकार डीएनए होता है इसमें। इसमें क्या होता है? एकल वृत्ताकार डीएनए होता है। इसमें अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं क्योंकि केंद्रक है। केंद्रक होने के कारण इसमें क्या है? अनेक गुणसूत्र हैं। झिल्ली से घिरे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यानी झिल्ली से घिरे कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और इसमें झिल्ली से घिरे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों अपन ने कोशिका के प्रकार के बारे में भी जाना कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें अपन ने देखी। मतलब मेन बात यह है कि बैक्टीरिया और जो नीला हरा शैवाल है उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, जबकि बाकी सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, जिसे अपन जटिल कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे कि कोशिका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बनी होती है, जो कोशिका की संरचना बनाए रखने, पदार्थों के चयनात्मक परिवहन में सहायता करते हैं। कहना क्या चाहता है कि कोशिका होती है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बनी होती है, जो कोशिका की संरचना बनाए रखने और पदार्थों के चयनात्मक परिवहन में सहायता करते हैं। ठीक है, मेन बात क्या कहता है कि जो कोशिका होती है ना, जो पदार्थों का चयन भी करती है, तो इसमें क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से बनी होती है। तीन चीजें होती है, एक तो प्रोटीन होगी, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया और एक फास्फोलिपिड, यानी तीनों चीजों से बनी होती है और पदार्थ के चयनात्मक परिवहन में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं में अंतर क्या क्या होता है ये अपन देखेंगे। पौधे की कोशिका कौन सी होती है और जंतु कोशिका कौन सी होती है, पौधों की कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और जंतुओं की कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, ये चीजें आज अपन देखेंगे। देखो, यहां ये कह रहा है कि कोशिका का आकार और आकृति। अगर कोशिका के आकार और आकृति के बारे में बात करें तो पौधे और जंतुओं में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। जैसे पौधे की कोशिकाएं बड़ी, नियमित आकार की और सामान्यतः आयताकार की होती है। मतलब अगर पौधे की कोशिका को देखेंगे तो बड़ी होती है एक तो, और एक नियमित आकार की होती है तथा सामान्यतः आयत के आकार की होती है ये। ठीक है दोस्तों, अगर आकार और आकृति के बारे में। जानवरों की कोशिकाएं छोटी, अनियमित आकार की और सामान्यतः गोल होती है। कैसी होती है? गोल। यानी उधर क्या बताया कि पौधों की कोशिकाएं कैसी होती है? आयताकार, जबकि जंतुओं की कोशिकाएं कैसी होती है? गोल होती है, छोटी होती है और अनियमित आकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अब कोशिका भित्ति की बात आती है। कोशिका भित्ति पौधों में तो उपस्थित होती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतुओं में क्या होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। क्यों? क्योंकि देखो, कोशिका पौधों में जो होती है, जो कोशिका भित्ति होती है ना, जो पौधों की रक्षा करती है। हम कपड़े वपड़े पहनते हैं तो पौधे कपड़े वपड़े थोड़ी पहनते हैं, तो पौधों की जो रक्षा करने के लिए जो चीजें होती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा से, तो वो कोशिका भित्ति ही करती है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है कोशिका प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो दोनों में उपस्थित होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
उपस्थित होता है दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। फिर बात आती है नाभिक। नाभिक की बात आएगी तो उपस्थित सामान्यतः कोशिका के एक ओर स्थित रहती है, ठीक है। नाभिक इसमें उपस्थित रहेगी और सामान्यतः कोशिका के एक ओर स्थित होता है। और जंतुओं में भी सामान्यतः नाभिक उपस्थित रहता है और कोशिका के मध्य में स्थित होता है। मतलब दोनों में डिफरेंस यही है कि जंतु कोशिका और पौधे की कोशिका में नाभिक उपस्थित होता है, परंतु जंतु कोशिका में मध्य में उपस्थित होता है, जबकि पौधे की कोशिका में जो नाभिक होता है वो कोशिका के एक ओर स्थित होता है, किसी भी साइड। फिर बात आती है लाइसोसोम की। लाइसोजोम की उपस्थित होता है परंतु बहुत कम मात्रा में होता है। लाइसोजोम होता है ना, जो पौधों में बहुत कम मात्रा में होता है और जंतुओं में उपस्थित होता है। फिर बात आती है सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है किसमें? पौधों की कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि जंतुओं की कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे अपन देखते हैं कि गोल्जी काय, जो गोल्जी उपकरण होता है वो दोनों में उपस्थित होता है, दोनों में उपस्थित होता है। राइबोसोम होता है वो दोनों में उपस्थित होता है, दोनों में उपस्थित होता है। फिर बात आती है प्लास्टिड की। तो उपस्थित होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट सहित होता है और इसमें अनुपस्थित होता है। तो प्लास्टिड की बात ध्यान रखना कि जंतुओं की कोशिकाओं में प्लास्टिड और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बाकी सारी चीजें पाई जाती। लेकिन अगर जंतु की कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का ध्यान रखना कि सेंट्रोसोम जो होता है वो कोशिका जो पादपों की कोशिका होती है उसमें अनुपस्थित होता है। अब आवश्यक पोषक तत्व क्या है कोशिका में? आवश्यक तत्व देखो, अमीनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम का संश्लेषण करती है जिनकी उन्हें कार्य के लिए आवश्यकता होती है। अमीनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम का स्वयं संश्लेषण नहीं कर सकती, इन्हें भोजन से प्राप्त करती है। मेन बात क्या कहना चाहता है कि जो पौधे होते हैं ना, पौधों में अमीनो अम्ल, विटामिन और एंजाइम का संश्लेषण कर लेते हैं। ये किस किस का? अमीनो अम्ल का, विटामिन्स का, एंजाइम का संश्लेषण कर लेते हैं जिनकी उन्हें कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन जंतु कोशिका में अमीनो अम्ल, विटामिन और एंजाइम स्वयं संश्लेषित नहीं करते, इन्हें लेने के लिए हमें भोजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो नेक्स्ट किसके बारे में बता रखा है। फिर बात आती है, और भी बता रखा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसमें नहीं है। देखो पहली चीज बता रखी है इन्होंने कि वैक्यूल यानी खाली स्थान। कोशिका की कठोरता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा केंद्र वैक्यूल होता है। बस इसमें वैक्यूल यानी खाली स्थान की बात कर रहा है कि कोशिका की कठोरता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा केंद्रीय वैक्यूल होता है। कोशिका के भीतर कई छोटे छोटे वैक्यूल बिखरे हुए होते हैं। मतलब जंतु कोशिका में तो कई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, जबकि पादप कोशिका में केवल कोशिका की मजबूती को या कोशिका की कठोरता को बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है। फिर बात आती है सीलिया। सीलिया क्या होता है? सीलिया जंतु कोशिका में यानी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि अधिकांश जंतुओं की कोशिका में उपस्थित गति या संवेदनशील वातावरण में सहायता करते हैं। फिर बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये उपस्थित होता है परंतु संख्या में कम रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पादप कोशिका में उपस्थित तो होता है परंतु संख्या में क्या होता है? बहुत कम होता है। और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और संख्या में भी बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा अपन ने कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होता है, परंतु जो पादप कोशिका है उसमें कम उपस्थित रहता है, जबकि जंतु कोशिका में अधिक उपस्थित रहता है। अब बात आती है कि इनके दोनों के स्ट्रक्चर की बात आती है। स्ट्रक्चर क्या क्या है? देखो अभी अपन ने जो देखा था वो सारी चीजें, ये तो है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, ये है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। तो देखो यहां देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, रफ एंडिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये गोल्जिकाई हो गया। क्या है? गोल्जिकाई है ये, ठीक है।
यहाँ क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो क्लोरोप्लास्ट ईस्ट में है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, सेल वॉल हो गया, ये सारी चीज़ें, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें अपन ने उसमें पढ़ ली जो आपको डायग्राम में बताया गया है। आप एक बार डायग्राम को अच्छे तरीके से रीड कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विसरण। विसरण क्या होता है? देखो, विसरण, विसरण का मतलब क्या है? विसरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कण एक उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से एक निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक गति करते हैं जब तक वे समान रूप से विसरित न हो जाए। मेन बात क्या है कि दोस्तों, मतलब विसरण क्या है कि उच्च सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। कभी भी कण, जैसे मान लो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे मान लो दो बाल्टी हैं हमारे पास, और दो बाल्टी हैं, एक ये बाल्टी है और एक मेरे पास ये बाल्टी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, मैं यहां से एक पाइप है, एक पाइप यहां से मैं इसमें लगा दूंगा ना, इसमें लगा दूंगा, तो दोस्तों, और मैं यहां से जब पानी डालूंगा ना, तो इस बाल्टी को मैं थोड़ी सी देर के लिए बंद कर देता हूं, यहां से इस पाइप को यहां से बंद कर दिया मैंने, और इस बाल्टी को मैंने फुल भर दिया। ठीक है, जब इसको मैं खोलूंगा ना, तो इसमें से पानी इसमें तब तक जाएगा जब तक दोनों में बराबर पानी नहीं हो जाता। इसी चीज को विसरण कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यानी ये कहना चाहता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में तब तक गति करते हैं जब तक वे समान रूप से वितरित न हो जाए। जल अणु, वाटर मोलिक्यूल भी विसरण के सिद्धांत का पालन करते हैं और उच्च जल संभावित क्षेत्र में निम्न जल संभावित क्षेत्र की ओर झिल्लियों पर गति करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के पार विसरण प्रक्रिया द्वारा प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं। मतलब मेन बात ये क्या कहना चाहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के जो पार होता है ना, वो विसरण प्रक्रिया द्वारा प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये विसरण की जो चीज़ है आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे मान लो इसमें ये फुल भरा है, इसमें थोड़े, तो इसमें से जब तक ये इसके अंदर जाएगा तब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। इसी चीज़ को अपन विसरण कहते हैं। अर्थात इस चीज़ को ध्यान रखना कि उच्च सांद्रता की ओर से कण निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, उसी चीज़ को अपन विसरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने समझ लिया है। इसके बाद अपन क्या समझेंगे? देखो, परासरण क्या होता है? परासरण, विसरण के बाद में अपने परासरण, परासरण क्या होता है कि देखो, परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें जल अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर एक चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं। यानी चयनात्मक रूप से, यानी जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, परासरण क्या होता है। जैसे मान लो ऊपर अपने पास टंकी रखी हुई है, परासरण की बात, ये टंकी रखी हुई है, यहां से एक पाइप आ रहा है और यहां पे एक आरओ लगा हुआ है जिससे अपन पानी शुद्ध कर दें। देखो, यहां से ये पानी सेम आ रहा है, इसके अंदर भी सेम आ रहा है, लेकिन ये यहां इस पानी को डिवाइड कर देता है, यानी चयनात्मक करता है, ये चयन करता है पानी कि इस वाली जो नली है इसमें कौन सा पानी जाएगा और इस वाली नली में कौन सा पानी जाएगा। तो ये कहना क्या चाहता है कि परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें जल अणु उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करते हैं। ऑस्मोसिस यानी विसरण क्या होता है? एक विशेष प्रक्रिया है जो विशेष रूप से जल अणुओं को सम्मिलित करती है। यानी मैंने आपको बता दिया कि ओस्मोसिस यानी आर ओ जो नाम होता है ना, वो यही होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है दोस्तों, परासरण के प्रकार एवं उनके कार्य। परासरण के प्रकार, उनके कार्य यहाँ दिए हुए, वो पढ़ते हैं अपन। एक होता है, पहला होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक परासरण, इसका कार्य है जब कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला जल बाहर निकलने वाले जल की तुलना में अधिक होता है, तब कोशिका सूज जाती है। मेन बात क्या कहना चाहता है ये कि हाइपोटोनिक, 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 इस चीज को ध्यान रखो, आप दिमाग में बिठाओ कि हाइपोटोनिक क्या है। हाइपोटोनिक है कि जब कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला जल बाहर निकलने वाले जल की तुलना में अधिक होता है। जैसे मान लो
अपने पास ये कोई छोटा सा बर्तन है। अब इसमें से अगर जितना पानी यहां आ रहा है ना, यहां अगर उतना पानी बाहर नहीं निकला दोस्तों, तो ये यहां से फैलेगा। और अगर मान लो फैलने वाली कोई चीज होगी यहां, मान लो ये गुब्बारा हो, तो वो सूज जाएगा। यानी ये वही कहना चाहता है कि जब कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला जल बाहर निकलने वाले जल की तुलना में अधिक हो, तब कोशिका सूज जाती है। यानी हाइपोटोनिक कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं अपन? हाइपोटोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपोटोनिक कहेंगे। ठीक है। फिर बात आती है अगले की, कि आइसोटोनिक। आइसोटोनिक ये था हाइपो। हाइपो का मतलब अधिक, यानी फूल गई कोशिका, सूज गई कोशिका। फिर बात आती है आइसोटोनिक। जब कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले जल की मात्रा समान हो, तब कोशिका का आकार यथावत रहेगा। यानी कोशिका में जितना पानी गया उतना पानी ही बाहर निकल गया, तो वो क्या? आइसोटोनिक होगी। वो क्या होगी? आइसोटोनिक। यानी जब कोशिका में प्रवेश करने वाला और बाहर निकलने वाले जल की मात्रा समान हो, तब कोशिका का आकार यथासंभव रहेगा। ठीक है। फिर बात आती है हाइपरटोनिक। एक तो हाइपो यानी सूज गई, और हाइपर यानी सिकुड़ गई। जब कोशिका से बाहर निकलने वाले जल की मात्रा अंदर जाने वाले जल की तुलना में अधिक हो, यानी पानी जा कम रहा है और बाहर ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। पहला देखो दोस्तों, पहला होता है हाइपोटोनिक, जो ये कहना चाहता है कि जब पानी अधिक जा रहा हो और बाहर कम निकल रहा हो कोशिका में से, तो कोशिका सूज जाएगी, जिसे हाइपोटोनिक कहेंगे। एक होता है आइसोटोनिक, जब पानी जाने वाला पानी भी वही हो, निकलने वाला पानी भी वही हो, तो कोशिका सेम रहती है, सेम आकार की रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब है कि पानी कम आ रहा है और निकल ज्यादा रहा, यानी वो सिकुड़ जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक कहेंगे। जब कोई पौधा कोशिका परासरण के माध्यम से जल खो देती है, तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से सिकुड़ कर अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्लाइमोलाइसिस कहा जाता है। यानी ये क्या कहना चाहता है कि जब कोई पौधा परासरण के माध्यम से जल खो देता है ना भाई, उसका अधिक परासरण के कारण वो जल खो दिया, उसमें पानी है ही नहीं, तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से सिकुड़ कर अलग हो जाएगी। जो कोशिका में अंदर जो भी होगा ना, सामग्री जो भी मटेरियल होगा, वो सिकुड़ कर अलग हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या करेंगे? प्लास्मोलाइसिस। प्लास्मोलाइसिस, प्लास्मोल, प्लास्मो, 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 प्लास्मोलाइसिस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे अपन? प्लास्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हमें समझाया गया है कोशिका द्रव के बारे में, कि कोशिका द्रव क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक है। अपन कोशिका द्रव के बारे में और समझ लेते हैं कि कोशिका द्रव क्या होता है। देखो, कोशिका द्रव क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, वह पदार्थ जो जीवित कोशिका के भीतर होता है, नाभिक को छोड़कर इसे प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा माना जाता है। यानी जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? जीवित कोशिका में होता है, और नाभिकों को छोड़कर इसमें प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा ही माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा ही माना जाता है। यहाँ आपको डायग्राम भी दे रखा था उनका, कि हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, और हाइपरटोनिक क्या होता है। ये भी आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है। ठीक है। और यहाँ साइटोप्लाज्म के बारे में बताया, कोशिका द्रव के बारे में बताया है कि वह जीवित कोशिका के भीतर ही होता है, नाभिक को छोड़कर। नाभिक में नहीं होता। कोशिका द्रव जो होता है ना, वो नाभिक के नहीं होता, नाभिक के चारों ओर होता है। ठीक है दोस्तों। इसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा भी माना जाता है, प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है। आगे क्या है दोस्तों? आगे अपन इनके बारे में कल नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। जो अपन ने ये सीखा है, ये भी जो कोशिका द्रव के बारे में भी कल वापस से सीखेंगे, और ये सारी चीजें अपन प्रॉपर तरीके से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, पूरी बायोलॉजी एकदम तरीके से पढ़ाने की मेरी गारंटी है। आप बस एक बार क्लास को पूरा देखिए, पूरा रिवीजन करो। ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद,
आप सब अच्छे रहो, मस्त रहो, और दोस्तों क्लास को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।